नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम मैला आंचल जो उपन्यास है उस पर हम प्रकाश डालेंगे और ये लेखक हैं इसके फणीश्वर नाथ रेणु। तो देखिए, ये असाइनमेंट का 5वां प्रश्न है। मैला आंचल की भाषा एवं शिल्प पर साधारण प्रकाश डालिए। तो यहाँ से हमने उत्तर स्टार्ट किया है। मैला आंचल, थोड़ा सा परिचय दिया। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचना है। 4 मार्च 1921 ओहारी हिंगना फॉरबिगस 22 अप्रैल 1966 का एक हिंदी भाषा के साहित्यकार थे। इनके पहले उपन्यास मैला आंचल को बहुत ख्याति मिली है। इनका जो उपन्यास है इसको अत्यधिक प्रसिद्धि मिली है। उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। मैला आंचल का नायक एक युवा डॉक्टर प्रशांत बनर्जी है, जो अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद गांव के अपने कार्य क्षेत्र के रूप में चुना गया है तथा इसी क्रम में ग्रामीण जीवन के पिछड़ेपन, दुख, दैन्य, अभाव, अज्ञान, अंधविश्वास के साथ साथ तरह तरह के सामाजिक चेष्टा चक्रों में फंसी जनता की पीड़ाओं और संघर्षों को भी उसका सामना होता है। देखिए फ्रेंड्स, मैला आंचल के कौन कौन से पात्र हैं। मैला आंचल में कुल पात्र 256 हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। 1-2 डॉक्टर प्रकाश, मुख्य पात्र डॉक्टर ही हैं। प्रशांत, कमली, बामन दास, बलदेव, दोहराव, लक्ष्मी और तहसीलदार और विश्वनाथ, ये प्रमुख पात्र हैं। और टोटल मिला के देखिए बहुत ज़्यादा पात्र हैं इसमें, क्योंकि उपन्यास में बहुत अधिक पात्र हो सकते हैं। मैला आंचल उपन्यास मार्मिक सामाजिक समस्याओं का बारीकी से चित्रण करता है, बल्कि इसका एक गहरा उद्देश्य है। यह समाज की सच्चाई दिखाता है, समाज में होने वाली कुकृत्य को उजागर करता है और ग्रामीण समाज में रहने वाले लोगों के दुखों को सामने लाता है। मैला आंचल हेडिंग डालेंगे और उसके अनुसार हम उत्तर देंगे। भाषा शिल्प कैसी है। भाषा, कई बार तो केवल भाषा के आधार पर ही कई उपन्यासों को आंचलिक उपन्यास मान लिया जाता है। यद्यपि भाषा आंचलिकता की अभिव्यक्ति का एक ही पक्ष है, लेकिन यह एक पक्ष ही काफ़ी सबल पक्ष है। किसी भी भाव के केंद्रीय या स्तरीय स्वरूप से अंचल विशेष की भाषा इस हद तक अलग व विशिष्ट होती है। मैला आंचल को ग्रहण करने में पंजाबी या दक्षिणी भारतीय हिंदी पाठकों की समस्या आती है। वैसे ही कृष्णा सोबती के जिंदगी नामा जैसे उपन्यास को ग्रहण करने में बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश या दक्षिण भारतीय हिंदी पाठकों को दिक्कत आती है। मैला आंचल की भाषा शिल्प उपन्यास की बहुत बड़ी शक्ति है। हालांकि मैला आंचल ही आंचलिकता का स्वरूप केवल उनकी भाषा के कारण नहीं है। मैला आंचल में आंचलिकता वह बहुविध रूप से प्रस्तुत हुई है। उपन्यास में सृजित भाषा ने इस बहुरंगी आंचलिकता को अत्यंत सरस व सजीव बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उपन्यास में भाषा की सृजनशीलता के रूप में अभिव्यक्ति की है। उनमें लोकगीत व लोक संगीत के सृजन का एक स्तर है। इस स्तर में त्योहारों, पर्वों का अपना रंग भी भाषा के माध्यम से आकार ग्रहण करता है। एक अन्य स्तर है जन व्यवहार का। मिथिला अंचल में मेरीगंज गांव व आसपास के क्षेत्र के जन व्यापार में जो भाषा आती है, लेखक ने उसे भी उपन्यास में यथार्थ रूप से अभिव्यक्त करती है। अंचल के विशेष मुहावरा व लोकोक्तियों का प्रयोग भी है। अब देखिए, इस प्रकार लेखक ने मैला आंचल में भाषा की सृजनशीलता की क्षमता का भरपूर प्रयोग किया है और अभिधा, लक्षणा, व्यंजना सभी रूपों में उसका प्रयोग किया है। आगे पॉइंट है लोकगीत, लोक संगीत, मैला आंचल की भाषा। उपन्यास के आरंभ से लेकर अंत तक लोकगीतों का रस जारी रहता है। अब देखिए दोस्तों, लोकगीत क्या होते हैं। हमारे समाज में कोई कार्य करते हुए लोग साधारण जनता द्वारा जो गीत गाए जाते हैं वही लोक प्रसिद्ध हो जाते हैं और वही लोकगीत के रूप में सामने उभर कर आते हैं। तो आगे चलेंगे हम। और पाठक इसके रस में
सरोबार रहता है। उपन्यास के तीसरे अध्याय के अंत में लेखक ने अखाड़े में बजते ढोल का चित्र द्वारा संगीत में शब्द बिंब से खींचा है। ढाक ढिन्ना। चौथे अध्याय के शुरू में भी ब्रह्म वेला में भजन गायन से गीत संगीत दोनों के ही बिंब उधारे हैं। जागू सतू साहिब डिम डिमिक डिमिक डिम डिमिक डिमिक। भोर भयो अब भस्म भयानक भानु देखकर भागाजी। भजन गायन में गीत और संगीत दोनों का योग है। रामदास खजड़ी बजाता है और स्वर निकालता है। डिम डिमिक रुनुक झुनुक रुनुक। और महंत व लक्ष्मी के कंठ स्वर से भजन के शब्द आकार लेते हैं। कबीर पंथ में यह भजन व संगीत का सृजन उपन्यास में अनेक स्थलों पर सृजित होता है, जिसे रेणु ने भाषा का ऐसा जामा पहनाया है कि संगीत में बिंब चाक्षुष बिंब बनकर आंखों के सामने आ जाते हैं। कुछ पंक्तियां हैं। काचही बास के पिंजड़ा जाने दिए रो न बाती हो। अरे हंसा उड़ल आकाश कोई संगी न साथी हो। मिथिला अंचल के लोकगीत प्रस्तुत हुए हैं। कमली प्रसंग में या होली आदि पर्वों त्योहारों के अवसर पर रेणु ने मैला अंचल में अपने स्त्री पात्रों के मन के भावों को प्रकट करने के लिए अंचल के मधुर लोक गीतों का सृजनात्मक उपयोग किया है। आगे देखेंगे फ्रेंड्स हम जन व्यवहार की भाषा क्या है। जन व्यवहार में भाषा का रूप ग्रहण भाषा वैज्ञानिक नियमों के अनुसार भी स्वाभाविक है। जो शब्द जीव को बोलने में असुविधा होगी वह उस शब्द को अपनी सुविधा अनुसार ढाल लेगी। यही व्यक्तित्व सुविधा का रूप जब सामाजिक रूप ले लेता है तो ये शुद्ध अपने विशेष संदर्भों में प्रचलित हो जाते हैं। जहाँ जहाँ रेणु ने अपने शब्दों का प्रयोग किया है जो बिल्कुल ही अंचल विशेष के शब्द हैं, वहाँ उन्होंने उसका शिष्ट हिंदी रूप या अर्थ दे दिया है। मैला अंचल में भौगोलिक परिस्थितियों के चित्रण से लेकर सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के चित्र तक बड़ी गहराई से लगाव से प्रस्तुत किया है। आंचलिकता और स्थानीय रंगत में अंतर होता है। स्थानीय रंगत वाले उपन्यासों में उसका वातावरण कथा और चरित्र तत्वों से अविच्छिन्न नहीं होता है। आंचलिक उपन्यास में उसका वातावरण उपन्यास के कथ्य और चरित्रों से अनिवार्यतः जुड़ा होता है। अब देखिए इस उपन्यास का सारांश देख लेंगे हम। मैला अंचल में रेणु जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीकी का प्रयोग किया है, जिसके द्वारा आंचलिक परिवेश के सौंदर्य, उसकी संजीवता और मानवीय संवेदना को उजागर किया है। दृश्यों को चित्रित करने के लिए लेखक ने गीत, लय, ताल, वाद्य, नगाड़ा, ढोल, मनार, खजड़ी, नृत्य, लोकनाट्य जैसे उपकरणों का बखूबी इस्तेमाल किया है। ध्वनि का जितना सृजनात्मक प्रयोग मैला अंचल में हुआ है उतना शायद ही हिंदी के किसी उपन्यास में हुआ हो। ढाक ढिन्ना, डा ढिन्ना, री रिता, धिन दा आदि की अनुकूंज सारे किसी उपन्यास में हुआ हो। उपन्यास में सुनाई देती है। ध्वनियों के द्वारा एक न पूरे परिवेश को वाणी दी। लोकगीतों की कड़ियाँ स्थान स्थान पर लेखक की मनोभावना का विचार को ही अभिव्यक्त करती है। मठ के वातावरण को चित्रित करने के लिए प्रातःकाल का कीर्तन, बीजक, पाठक, साहेब बंदगी या अभिवादन और सतगुरु हो को बार बार दोहराने का प्रयोग सफलता से किया गया है। राजनीतिक पार्टियों की गतिविधियों की सरगर्मी को दिखाने के लिए तरह तरह के नारों से सहायता ली गई है। कहीं किसान राज कायम है तो मजदूर राज कायम है। गरीबों की पार्टी सोशलिस्ट पार्टी जिंदाबाद की ध्वनि है तो कहीं गहनी महंता की जैसे ही गूंज सुनाई देती है। मैला अंचल में मौजूद मैरीगंज गांव भौगोलिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अन्य किसी गांव से भिन्न है। इसकी भिन्नता को रेखांकित अंचल की विशेषताओं के द्वारा समझा ही है।
बोली बानी की भिन्नता तथा गीतों, रीति रिवाजों आदि के सूक्ष्म ब्यौरों द्वारा मिथिला अंचल की लोक संस्कृति की व्याख्या के साथ साथ बदलते हुए यथार्थ को दर्शाया गया है। रेणु जी ने समाज व्यवहार, बोली, भाषा, सांस्कृतिक, भौगोलिक, तीज त्योहार, व्रत, सभ्यता, संस्कृति को कुछ इस प्रकार चित्र खींचा है कि यह उपन्यास अपने आप में ही सफल व बुनियादी उपन्यास की प्रथम कृति है। तो देखिए यहीं पे हमारा प्रश्न समाप्त होता है और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ ज़्यादा वीडियो बड़ा ना हो ताकि आपको देखने में दिक्कत ना आए, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो देखते हैं तो बोर हो जाते हैं। तो मैं कम से कम समय लेते हुए वीडियो बना रही हूँ मेहनत से। आप प्लीज़ इसको देखिए और समझिए, ये आपको MA फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम देने में बहुत ही सहायता प्रदान करेंगे। अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं तो आप सुन भी लेंगे तो भी आपको इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि सुन के समझने में आपको आंसर तो मिल ही जाएगा इसका। तो यहीं पे फ्रेंड्स हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं और आप प्लीज़ मेरे चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक आज्ञा दीजिए।